हेलो यूपी के धुरंधरों। मैं आशुतोष। स्वागत है आपका कानपुर की सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, यूपीएसआई की मूल विधि में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, एक पॉक्सो एक्ट 2012 और दूसरा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये दोनों ही विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कृपया जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले इनको पढ़ लें और उसके बाद आज के तीसरे टॉपिक पर आएंगे, जो कि क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बच्चों, इस टॉपिक में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी आपने अफसाना खातून का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। अफसाना खातून पश्चिम बंगाल की वो लड़की है जिसे 2009 में राष्ट्रपति भवन में बुला करके पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत क्यों किया गया? क्योंकि उसने एक साहसिक कदम उठाया था। उसने अपने बाल विवाह का विरोध किया। वो पढ़ना चाहती थी और समाज में ये कदम सराहनीय बने, एक दृष्टांत वाला बने, इस वजह से इसे पुरस्कृत किया गया, क्योंकि ये एक सामाजिक कुप्रथा है और बाल विवाह को जितना जल्दी से जल्दी समाज से हटा दिया जाए हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा। बच्चों, बाल विवाह समाज की वो संकुचित विचारधारा है जिसमें बच्चियों को आज भी एक बोझ मात्र समझा जाता है, उसे पराया धन समझा जाता है, उसे जितना जल्दी से जल्दी दूसरों के सर मढ़ दिया जाए, ये है समाज की विचारधारा। तो इस कुप्रथा में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होता है इन बच्चियों का। कम उम्र में मां बनती है, जिस उम्र में उन्हें खुद खिलौने से खेलना था, उस उम्र में वो अपने बच्चों को खिला रही होती हैं। वो एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक बहू की जिम्मेदारी निभा रही होती है। उसको एक शारीरिक कष्ट, उसको मानसिक कष्ट, इन सब की आंधी से गुजरना पड़ता है। तो बच्चों, इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही सख्त कानून को लेकर के आती है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 या बाल विवाह निषेध अधिनियम। मतलब एक ऐसा अधिनियम 2006 में पारित किया गया जो बाल विवाह का निषेध करता है। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। अब प्रश्न उठता है कि बाल विवाह होते क्या है? जहां पर बच्चों की उम्र एक तय सीमा से कम होती है। अगर हम इस अधिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर लड़कों के केस में उनकी आयु यदि 21 वर्ष से कम है, अगर लड़कियों की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उनका यदि विवाह होता है तो ऐसे विवाह को बाल विवाह कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले क्या कोई अधिनियम नहीं था जिसमें ये आयु सीमा तय की गई हो? तो इससे पहले भी एक अधिनियम हुआ करता था जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के नाम से प्रसिद्ध था। 1929 यानी भारत की आजादी से भी पहले इस अधिनियम को लाया गया और इसको ही शारदा एक्ट भी कहते हैं। इस शारदा एक्ट में पहले बच्चों की आयु कम हुआ करती थी, लेकिन अब जो शारदा एक्ट था उसमें क्या किया गया था, लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये तो आपके बाल विवाह अधिनियम में भी आज की डेट में डाला गया है। तो दोनों में फर्क क्या? जब शारदा एक्ट भी उन्हीं सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था, तो हमें नया एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई? बच्चों, उन उद्देश्यों की पूर्ति शारदा एक्ट नहीं कर रहा था। जो नया बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसमें सख्त दंड के प्रावधान है,
उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस के अधिकार दिए गए हैं लड़कियों के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने पहले विधान बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बदलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के कुछ पॉइंट्स क्या थे। कि देखिए, इसको पहली बात तो शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पेपर में बहुत बार पूछा गया है शारदा अधिनियम कब पारित किया गया है, तो ये आज़ादी से पहले 1929 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जो लड़कियों के विवाह की आयु होगी वो 14 वर्ष और लड़कों के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो 18 वर्ष की गई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि जो नया अधिनियम है वो कुछ विशेष सख्त प्रावधानों को लेकर के आता है। ठीक है, तो हमने 2 एक्ट करे हुए थे और हम उन एक्ट में हमने इन चीज़ को देखा था कि जो सेक्शन नंबर 1 होता है किसी भी अधिनियम का, उसमें कमेंसमेंट ऑफ द लॉ बताया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पारित किया जाएगा, भारत में कहाँ पारित होगा, कब पारित होगा। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, इसका विस्तृत नाम क्या है, ये सब आपको सेक्शन नंबर 1 से पता चलता। वही सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दावली होती हैं जो कि आपको पूरे एक्ट में देखने को मिलती है। तो उन शब्दावलियों को पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है, पहले ही परिभाषित कर दिया जाता है और यहाँ पर भी जो आपका सेक्शन नंबर 2 है वहाँ पर ये सारी परिभाषाएं दी है। कौन सा, कि बालक कौन है। देखिए बच्चों, जिन्होंने हमारे 2 टॉपिक पहले के पढ़े हैं, पॉक्सो एक्ट 2012 और आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वो जानते हैं कि वहाँ पर लड़का लड़की दोनों की ही आयु 18 वर्ष से यदि कम है तो वो बच्चे की कैटेगरी में आएंगे, वो बालक की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर बच्चा वह व्यक्ति है अगर वह पुरुष है तो उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ठीक है, फिर यहीं पे लिखा हुआ है कि बाल विवाह क्या होते हैं। तो बाल विवाह का अर्थ ऐसा विवाह होता है जिसके बंधन में आने वाले दोनों ही पक्षकार बालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पक्षकार बोला गया है, एक्चुअली में जो विवाह होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वह एक समझौता होता है, इसलिए यहाँ पर पक्षकार शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं यहाँ पर बंधन में आने वाले पक्षकार यानी कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले या समझौता करने वाले जो पक्षकार हैं, उनमें से यदि कोई भी एक बालक हुआ, अर्थात लड़का या लड़की दोनों में से यदि कोई भी एक बालक हुआ, यानी अगर लड़का है तो 21 वर्ष से कम हुआ, लड़की है तो 18 वर्ष से कम हुए, या तो दोनों ही बालक हो या तो इन दोनों में कोई भी एक बालक अगर होगा तो ऐसा विवाह बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आपका अवयस्क। ठीक, तो अवयस्क का मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे वयस्कता अधिनियम मेजॉरिटी एक्ट जो है 1875 के अधिनियम के तहत अवयस्क माना गया है। ठीक है, तो यानी 1874 में भाई एक अधिनियम आया था, मेजॉरिटी एक्ट आया था। मेजॉरिटी एक्ट में बच्चों का एज डिफाइन किया गया था कि कौन कौन इमेच्योर कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन अवयस्क की श्रेणी में आएंगे। इसको हम आगे देखेंगे कि इस शब्द का प्रयोग आगे आपको कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारी ये डेफिनेशंस खत्म होती है। अब प्रश्न उठता है कि बाल विवाह हो गया है। ठीक है, बाल विवाह हो गया है तो क्या उस विवाह को जारी रखा जा सकता है, यानी कि क्या उसे मान्यता मिल सकती है, वो वैलिड हो सकता है? बच्चों, इस प्रश्न का जवाब हाँ है।
अब इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये जानेंगे कि विवाह की कई श्रेणियां होती, जैसे एक वॉइड मैरिज यानी शून्य विवाह, दूसरा है वॉइडेबल शून्य करणीय विवाह, और तीसरा तो आप जान ही रहे हो वैलिड। वॉइड विवाह यानी शून्य विवाह ऐसा विवाह होता है जो शुरुआत से ही विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हिंदुओं की केस में हम बात करते हैं तो सापिंडा विवाह शुरुआत से ही मान्य नहीं होते हैं, और कुछ विवाह ऐसे विवाह होते हैं जो शुरुआत में तो मान्य नहीं होते हैं लेकिन बाद में उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। ऐसे विवाह को वॉइडेबल विवाह कहा जाता है या शून्य करणीय विवाह कहा जाता है, यानी ऐसे विवाह का बंधन जो खत्म किया जा सकता है, ठीक है, जो कुछ आधारों पर समाप्त किया जा सकता है, उनको क्या कहा जाएगा, वॉइडेबल मैरिज कहा जाएगा, ठीक। और एक वैलिड होते हैं, वो शुरुआत से ही वैलिड होते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त होती है समाज की, सरकार की, ठीक है। तो यहाँ पर बाल विवाह की अगर हम बात करें तो बाल विवाह जो है वो शून्य करणीय है, यानी वॉइडेबल मैरिज है। अब वॉइडेबल है यानी क्या होगा कि मान लीजिए एक लड़का है जिसकी उम्र है 22 साल और एक बच्ची है जिसकी उम्र है 16 साल। अब 16 साल की उम्र यानी ये बाल विवाह में कंसिडर हो जाएगा। अब अगर वो बच्ची 18 वर्ष की होती है, वयस्क होती है, और उसको महसूस होता है कि नहीं उसके साथ में गलत हुआ, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही है, तो 2 साल के अंदर अंदर यानी वयस्क होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर 18 पर वो वयस्क होती है, 20 साल तक का वो जिला न्यायालय में अर्जी डाल सकती है कि मुझे ये विवाह मंजूर नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्ची जब भी 18 साल की उम्र क्रॉस कर लेगी तो उसे लगेगा कि नहीं यार अब जो हो गया सो हो गया, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो विवाह क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने इसी चीज को डिस्कस किया हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई अर्जी दी जा रही है तो वो कहाँ पे दी जाएगी, वो जिला न्यायालय में दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट इस बात का है कि वो तो है अवयस्क, बच्चे अगर अवयस्क हैं तो, और तब भी इस मैरिज को चाह रहे हैं कि नहीं अभी खत्म कर दो पापा, अभी खत्म कर दो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके बिहाफ पर बच्चों के बदले उसके पेरेंट्स ये अर्जी लगाएंगे, कहाँ पर, जिला न्यायालय में, ठीक है। तो या तो पेरेंट्स कर सकते हैं या तो संरक्षक यानी बच्चे के जो देख रेख करता गार्डियन है वो कर सकते हैं, या तो आपका वाद मित्र जो होगा वो इसको कर सकता है, या फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इस कार्य को संपन्न कर सकता है। मतलब ये तीनों ही क्या है, अधिकृत हैं जिला न्यायालय में अर्जी देने के लिए, ठीक है। कौन कौन, एक तो उसके माता पिता, दूसरा वाद मित्र, तीसरा जो है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ठीक है। वाद मित्र यानी जो उसको लीगल एडवाइस दे रहा है, एडवोकेट कह सकते हो आप इसमें, ठीक है। बाल विवाह के बंधन में बालक बालिका वयस्क होने के 2 साल के भीतर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि अगर बच्ची भाई 18 वर्ष की हो जाती है तो 18 वर्ष के बाद भी उसको 2 साल का टाइम गैप मिलता है जिसमें वो सोच ले समझ ले कि इस विवाह को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हम आते हैं तो मान लीजिए बाल विवाह हुआ है और उस बाल विवाह में जो लड़की है वो उस विवाह को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स ने जिला न्यायालय में अर्जी जारी करवा दी थी कि भाई इस विवाह को वॉइडेबल करार कर दिया जाए, इस विवाह को रद्द कर दिया जाए। अब विवाह रद्द हो गया, ठीक है, तो क्या अब लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों अलग हो जाएंगे यहीं पर, तो नहीं। देखिए उस बच्ची का जब तक के विवाह दोबारा नहीं हो जाता है वयस्क होने पर, तब तक के उस बच्ची का भरण पोषण
पति को, यदि वो 21 वर्ष से अधिक का है या 21 वर्ष का है तो पति को देना पड़ेगा। और अगर पति भी अवयस्क है, यानी लड़का भी जो है वो मान लीजिए 18 का है, 19 का है, तो उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स इस मेंटेनेंस खर्च को, इस जो बच्ची के पढ़ाई लिखाई पे, इन सब पे खर्च आएगा, वो भरण पोषण वो करेंगे। ठीक है। वहीं अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो ऐसा बालक जो होता है वो भी लेजिटिमेट होता है, वो भी लीगल होता है, वैध होता है। ठीक है। उसके भी भरण पोषण की जिम्मेदारी या तो उसके पिता, और अगर उसका पिता अवयस्क है तो उसके लड़के के माता पिता पर जाती है ये जिम्मेदारी। ठीक है। तो जिला न्यायालय अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकता है, यानी ये एक ऑप्शन है कि अगर महिला पक्षकार चाहे तो वो इस चीज के लिए अर्जी लगा सकती है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, भरण पोषण के लिए खर्चा चाहिए, भत्ता चाहिए, तो वो आपका कोर्ट इस चीज को अलाउ कर देगा, इस चीज को परमिशन दे देगा। ठीक है। यदि ऐसे विवाह के लिए पुरुष पक्ष नाबालिग है तो उसके माता पिता या अभिभावक को विवाह के लिए महिला पक्ष को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बाल विवाह से जन्मा जो बच्चा होगा उसकी धर्मज्ञता क्या होगी। ठीक है। तो वह धर्मज्ञ है, यानी वह लीगल चाइल्ड होगा। ठीक है। और ऐसा सेक्शन 6 कहता है कि डिक्री किए जाने से पहले, यानी न्यायालय का जो आदेश आया है उस आदेश के पहले जन्मा हो या उस आदेश के बाद जन्मा हो, ऐसा बालक वैध माना जाएगा। भले ही न्यायालय द्वारा ऐसे विवाह को खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए, रद्द ही क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन वो बच्चा जो है वो वैध बच्चा कहलाएगा। ठीक है। और उस बच्चे का भी जो भरण पोषण का जिम्मेदारी होगा वो उसके पिता या फिर उस दूल्हे के माता पिता पर जाएगा। ठीक है। वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर धारा 8 जो है वो बताती है कि भाई अगर ऐसे विवाह होते हैं और उसको नलिफाई करना होता है, उसको वॉइडेबल करार करवाना होता है, तो हम ऐसी अर्जी देंगे कहाँ। अगर महिला पक्षकार भरण पोषण भत्ता चाहती हो तो वो अर्जी देगी कहाँ, तो वो जिला न्यायालय में देगी। और वो जिला न्यायालय कहाँ का होगा, तो जहाँ का बच्चा होगा, जहाँ वो बच्चा रहता होगा, या फिर जहाँ पर विवाह का अनुष्ठान किया गया होगा, या फिर जहाँ पक्षकार अंतिम बार रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले राजस्थान में रहता हो फिर बंदा दिल्ली में शिफ्ट हो गया हो, तो जहाँ पर पहले रहा हो, राजस्थान में जैसे पहले था, तो वहाँ के जिला न्यायालय में देगा। जहाँ याचिकाकर्ता याचिका की प्रस्तुति की तारीख पर निवास कर रहा हो, जो याची है, जिसने याचिका दी है, वो जहाँ पर है, जहाँ से उसने याचिका लगाई है, ऐसे जिला न्यायालय में वो अर्जियां दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वयस्क पुरुष द्वारा बाल विवाह करने पर दंड क्या मिलेगा। भाई अगर भाई लड़का भी अवयस्क है और लड़की भी अवयस्क है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वयस्क पुरुष है यानी 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है लड़का, तो वह दंड का भागी बनेगा। और ऐसे केस में क्या होगा, 2 वर्ष तक का उसको जेल हो जाएगी, और या फिर उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना तक हो सकता है, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों ही दंड स्वरूप दिया जा सकता है। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी बाल विवाह यदि हो रहा है तो पुलिस जा करके बिना वारंट के इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। जो भी आपके संरक्षक हैं, जो भी अभिभावक हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी सूचना के। ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है, बहुत गंभीर अपराध। और गैर जमानती, और इसमें कोई भी बेल नहीं होगी, कोई भी जमानत नहीं आपको मिलेगी, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक छूट दी गई है कि अगर अभिभावक में माता है
ऐसी स्त्री है जो बाल विवाह करवा रही है, संपन्न करवा रही है, तो उसे कारावास नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर क्या होता है कि एक अधिकारी बनाया जाता है जो कि राज्य सरकार बनाती है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CMPO, यानी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है। तो इसका कर्तव्य क्या होगा कि बाल विवाह के अनुष्ठान अगर हो रहे हैं तो उन पर कार्यवाही करे। इस अधिनियम का उल्लंघन जो कर रहा है उसके लिए, उसके प्रति अगर केस कोर्ट में जाता है तो उसके अगेंस्ट साक्ष्य इकट्ठा करे, स्थानीय लोगों को सलाह दे और जागरूक करे कि भाई बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है और इसको समाज से इरेडिकेट करना है। और वहीं पर बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयों के बारे में बताए कि भाई इससे क्या क्या हो सकती हैं समस्याएं। ठीक। और इस मुद्दे पर समाज को संवेदनशील बनाए। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे ताकि हम ये जान सके कि यह विषय हमने कितने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है। तो पहला है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? आप सभी बहुत होशियार हो और जानते हो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी बाल विवाह। ठीक। आपको मालूम होगा ना, जो वर्तमान वाला एक्ट है उसने एक एक्ट को रिप्लेस किया, 1929 के एक्ट को रिप्लेस किया जो कि शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह, पहला ऑप्शन, सभी मामलों में अमान्य है, अभी आपने देखा था नहीं, वह मान्य होता है। ठीक है। बी है, वैध है लेकिन बच्चों के माता पिता को दंडित किया जा सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन है, विवाह में शामिल बाल पक्ष की इच्छा पर जब तक कि वह बच्चा वयस्क ना हो जाए अमान्य किया जा सकता है। मतलब जब तक के दोनों ही पक्ष वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक के ऐसे विवाह को अमान्य कहा जाएगा, लेकिन वयस्कता की सीमा क्रॉस करने के बाद यदि वह बच्चे चाहते हैं इस विवाह को जारी रखना तो इस विवाह को मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कोई धारा 13(1) के अधीन जारी व्यादेश की अवज्ञा करता है वह दंडित किया जा सकता है कारावास से जो 2 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक की हो सकेगी। हमने देखा था इसमें चाहे लड़का हो चाहे उसके पेरेंट्स हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह कराता है उसे 2 वर्ष की कारावास और 1 लाख जुर्माने का दंड दिया जा सकता है या दोनों ही दिया जा सकता है, यानी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या है? हमने देखा हुआ था, लोगों को जागरूक करेगा वो, समाज में इस कुप्रथा को ख़त्म करने के बहुत सारे कदम उठाएगा वो ऐसे अनुष्ठानों को रोकेगा जहाँ पर बाल विवाह हो रहा होता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे अधिकारी को बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए उस दिन। ठीक। तो बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण बिल्कुल सही, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के साक्ष्य एकत्रित करना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसी बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा करना, जो भी ये बुराइयां हैं जैसी ये कुप्रथा है, इनके प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई ये एक कुप्रथा है, ये गलत है समाज के लिए, तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह को शून्यकरणीय घोषित करा सकता है? ठीक है, एक बाल विवाह हुआ है उसको वॉइडेबल कौन करवा सकता है? बालक वर या बालक वधु। यहाँ पे देखो बच्चों, बालक वर बोला गया है, यहाँ पर वयस्क आपका पुरुष नहीं बोला गया है। बालक वर यानी हम समझेंगे कि हाँ भाई, जो बच्चा 21 से कम का है लड़का और जो लड़की 18 से कम आयु की है। यानी अपने केस में क्या है, ए और बी में से जो भी विवाह के समय बालक अगर होता है तो, यानी या तो लड़का अगर बालक है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह को शून्यकरणीय घोषित करा सकता है?
बालक वर, बालक वधू या दोनों में से कोई भी जो विवाह के समय पर अवयस्क था या बालक था। ठीक है, यानी लड़का लड़की में जो भी अपनी आयु सीमा से कम का था, उनमें से कोई भी इस विवाह को शून्य करवा सकता है, शून्यकरण उसका करवा सकता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर 6 नंबर पे आते हैं कि बाल विवाह के दोषी व्यक्ति को कितने साल की सजा दी जाती है। तो भैया आपने देखा था 2 वर्ष तक की। बहुत तेज हो गए हो भाई आप लोग। ठीक है। 7th, पुरुष पक्षकार महिला पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा? आप जानते हो पुनर्विवाह तक का, जब तक कि उस महिला का पुनर्विवाह ना हो जाए वयस्क होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी है। ठीक, नेक्स्ट है कन्याश्री प्रकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये कि ये वेस्ट बंगाल की योजना है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ताकि बाल विवाह को हतोत्साहित किया जा सके। ठीक है, बाल विवाह को हतोत्साहित करना, देखिए ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में बाल विवाह की घटनाएं अधिक होती है? तो देखिए बच्चों, अभी के केस में अगर हम बात करें तो कोई हमारा प्रॉपर डेटा हमें नहीं हमारे पास है, लेकिन अगर इस प्रश्न में हम देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह आपके अनरजिस्टर्ड फॉर्म में है। ठीक है, मतलब कि पंजीकृत फॉर्म में अगर देखे जाते हैं तो वो आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन जो रजिस्टर ही नहीं किए गए हैं वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिहार होगा। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार करती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन है आपका राज्य सरकार। तो हमने आज अपना टॉपिक कंप्लीट किया। बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये विषय। ठीक है, और अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, मूल विधि के साथ ही साथ अपनी हिंदी और रीजनिंग के टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अब बहुत सारी मेहनत करने के लिए आप कमर कस ली। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।